नमस्ते। द इंडियन कम्युनिटी स्कूल की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी सीबीएसई की हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न पत्र को हल करने से संबंधित कुछ उपयोगी सुझाव एवं समय प्रबंधन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न पत्र मिलते ही शांत व केंद्रित मन से निर्धारित पठन समय का उचित प्रयोग कीजिए। प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार पूरे कीजिए। प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने के बाद ही दूसरे खंड पर जाएं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखते समय समय की गति और सटीकता पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर किसी प्रश्न को समझ न पाए तो उसके उत्तर की जगह छोड़कर दूसरे प्रश्न की ओर जाए ताकि समय की बर्बादी न हो। तो आइए हम अपने सुझावों की ओर बढ़ते हैं। इस साल के प्रश्न पत्र की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। हिंदी प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला खंड है अपठित बोध, इसके भारांक 14 है, इसके लिए आप 30 मिनट दे सकते हैं। दूसरा खंड है व्यावहारिक व्याकरण, इसके 16 अंक है, इसके लिए आप 25 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक, इसके 28 अंक है, इसके लिए अधिकतम आप 50 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा खंड है रचनात्मक लेखन, इसके 22 अंक है, इसके लिए आप 60 मिनट का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम प्रत्येक खंड को विस्तार से देखेंगे। पहला है अपठित बोध। अपठित बोध में 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। प्रत्येक अपठित गद्यांश में 1 अंकीय 3 बहुविकल्पात्मक प्रश्न और 2 अंकीय 2 लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक अपठित गद्यांश में अभिकथन तर्क प्रश्न होंगे। इसमें एक कथन और एक कारण दिया जाएगा। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही विकल्प की ओर बढ़े। इसमें दूसरा प्रश्न ऐसा भी आएगा जैसे 4 कथन दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपको विकल्प चुनने होंगे। आपसे अनुरोध है कि उत्तर लिखने से पहले प्रत्येक प्रश्न और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के आधार पर ही आप उत्तर लिखें। अब हम लोग दूसरे खंड की ओर जाएंगे, व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में आपको 4 विषय मिलेंगे। पहला है पदबंध। पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे। दूसरा है वाक्य रचना के आधार पर भेद और रूपांतरण, इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको 4 करने होंगे। तीसरा है समास। समास पर आधारित 5 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से भी आपको 4 करने होंगे। चौथा है मुहावरों पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और उनमें से आपको 4 करने हैं। तो अभी हम लोग प्रत्येक विषय को विस्तार से देखेंगे। पहला है पदबंध। जब 2 या उससे अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ प्रदान करते हुए किसी एक ही पद का कार्य करे तो वो पदबंध कहलाता है। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होंगे। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां है अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले हम लोग संज्ञा पदबंध की ओर बढ़ते हैं। संज्ञा पदबंध वो है जिसका अंतिम या शीर्ष पद एक संज्ञा हो, बाकी सारे पद उसी पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण देखिए, मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है, तो इसलिए यह संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में भी उसका शीर्ष पद या अंतिम पद सर्वनाम होगा और बाकी सारे पद उसी पर आश्रित होगा। सर्वनाम से आप परिचित होंगे, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, जो, कोई, कौन, कुछ। उदाहरण देखिए, विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला। विरोध करने वालों में से कोई तक रेखांकित है, तो यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। तीसरा है विशेषण पदबंध। जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण का कार्य करे वो विशेषण पदबंध है। उदाहरण देखिए, तेज से चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। यहाँ रेखांकित पद है तेज से चलने वाली, तो उसके बाद एक संज्ञा पद आया है, गाड़ियां तेज चलने वाली तक रेखांकित है, तो इसलिए यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दूसरा है उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ घोड़े की विशेषता बताई गई है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, तो यह भी एक विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध, जो पदबंध अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो।
क्रियापद में मुख्य क्रिया सबसे पहले आती है, जैसे मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, इसमें पहला पद देखना, दिखाई देना, वही मुख्य क्रिया है। पांचवा है अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे वह अव्यय पदबंध कहलाता है। जैसे वह अपने सामान के साथ चला गया। अपने सामान के साथ संबंध बोधक अव्यय है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक निपात है। उसने अपने घर के पीछे पेड़ लगाया। अपने घर के पीछे संबंध बोधक अव्यय है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ते पढ़ते वो क्रिया विशेषण पद है। तो ये सारे क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण है। व्यवहारिक व्याकरण में दूसरा है वाक्य रचना के आधार पर भेद और रूपांतरण। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग है उद्देश्य और विधेय। मोहन और रोहन मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में मोहन और रोहन उद्देश्य है और मैदान में खेल रहे हैं यह विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। वाक्यों के प्रकार को विस्तार से देखें। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। एक या उससे अधिक कर्ता या कर्म हो सकते हैं। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हम सरल वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि होते ही, होने पर, के कारण। उदाहरण देख लीजिए। बच्चा मैदान में खेलता है। बच्चा मैदान में खेलते समय गिर गया। राजू और सोजू मैदान में खेलते हैं। बारिश होने के कारण मैं भीग गया। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दोनों स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण योजक शब्दों के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। कुछ समानाधिकरण योजक शब्द इस प्रकार है: और, परंतु, इसलिए, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर। उदाहरण देख लीजिए। राजू मैदान में खेल रहा है और सोजू पढ़ता है। वर्षा हुई इसलिए मैं बाजार नहीं जा सका। हम व्याकरण सीखेंगे और लेखन भी। मैं वहां गया पर राजू घर में नहीं था। तो यह सारे संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी आश्रित उपवाक्य होंगे। मिश्र वाक्य में व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जब तब, जैसे वैसे, जो वह, चूंकि इसलिए, क्योंकि, कि, अगर तो, यदि तो। उदाहरण देख लीजिए। जब मैं वहां गया तब राजू घर में नहीं था। जो कक्षा में पीछे बैठा है वह मेरा दोस्त है। चूंकि वर्षा हुई इसलिए मैं बाहर जा नहीं सका। जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। इन वाक्यों में व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण है। व्यवहारिक व्याकरण का तीसरा विषय है समास। अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। समस्त पद या सामासिक पद बनाने की प्रक्रिया संक्षिप्तीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया से बना नया पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को स्पष्ट रूप में लिखने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह करने की प्रक्रिया स्पष्टीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। समास को मुख्य पद के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। विस्तार से देखें। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद एक अव्यय होगा, तो इसी के आधार पर हम लोग अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। अव्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: यथा, प्रति, बा, बे, स, आ। ऐसे शब्द समस्त पद के आगे देखते ही आप आसानी से अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं।
दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और यह कारक से संबंधित है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का बोध होता है। कर्मधारय समास में समस्त पद का विग्रह करते समय विशेषण विशेष हो तो हे जो शब्द का प्रयोग करते हैं। उपमान उपमेय है तो रूपक, के समान, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद में इसके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं और इसका विग्रह करते समय योजक शब्दों का यानी कि और या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है और वह एक संख्यावाची होता है। इसके पहले पद के रूप में ऐसे शब्दों के आने की संभावना है जैसे कि द्वि, ति, त्रि, चतुर, चौ, पम, पंचम ऐसे शब्द। छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा जो विशेष अर्थ निकलता है वही प्रधान होता है। उदाहरण देख लीजिए, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव शिव। व्यावहारिक व्याकरण में चौथा विषय है मुहावरे। मुहावरे में 4 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। पहला है मुहावरा देकर उसका अर्थ पूछा जा सकता है। दूसरा है अर्थ देकर मुहावरा पूछा जा सकता है। तीसरा है मुहावरे को रिक्त स्थान में भरने के प्रश्न आने की संभावना है। चौथा है मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। आशा है कि आप खंड क अपरित बोध एवं खंड घ व्यावहारिक व्याकरण को अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पत्र के तीसरे भाग की ओर, जो है खंड ग हमारी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। इसके लिए 28 अंक निर्धारित किए गए हैं और जिसे आप लगभग 50 मिनट में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम जान लेते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम इस अंक के लिए क्या है। पद्य साखी कबीर, पद मीरा, मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त, पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत, तोप वीरेन डंगवाल, कर चले हम फिदा कैफी आजमी, आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर। गद्य भाग के हमारा पाठ्यक्रम है बड़े भाई साहब प्रेमचंद, डायरी का एक पन्ना, सीताराम सेक्सरिया, तातारा वामीरो कथा, लीलाधर मंडलोई, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र प्रहलाद अग्रवाल, अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली, पतझड़ में टूटी पत्तियां रविंद्र केलेकर। इस पाठ के 2 भाग हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन, और अंतिम पाठ है कारतूस हबीब तनवीर। इसके बाद हम आते हैं संचयन भाग 2 पूरक पुस्तक की तरफ। इसका पहला पाठ है हरिहर काका मिथिलेश्वर, सपनों के से दिन गुरदयाल सिंह और टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। अब हम आते हैं प्रश्न 7, जो इस खंड का पहला प्रश्न होगा। खंड 7 में आपको पठित पाठ में से किसी एक पाठ से एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनके विकल्पों को अच्छी तरह समझकर गद्यांश में से पढ़कर उनके उत्तर चुनिए। यहाँ पर आप पूरे 5 अंक प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर कथन और कारण इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसके पश्चात आप आते हैं प्रश्न 8 पर। आपसे पठित पाठों के आधार पर 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक 2 है और कुल इसके 6 अंक हैं। यहाँ पर तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कारतूस एकांकी व कर चले हम फिदा कविता के भावों की तुलना कीजिए, विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। कारतूस एकांकी व कर चले हम फिदा कविता में एक समान देशभक्ति का भाव निहित है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना समाहित है।
कविता में सैनिकों की कर्तव्य भावना का वर्णन है और एकांकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम व देशभक्ति का पता चलता है। याद रहे कि 2 अंक का ये प्रश्न है, इसका सटीक उत्तर देना है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अनुभव को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए बड़े भाई साहब कौन कौन से उदाहरण देते हैं। आप यहाँ बता सकते हैं कि बड़ा भाई अनुभव को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की बूढ़ी माँ का उदाहरण देता है। वे तीनों अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी का अनुभव अधिक था, इसलिए वे कुशलता व समझदारी से घर कर चलाते थे और अच्छी तरह से परिवार की देखभाल करते थे। अब हम आते हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 में आपको पढ़ी हुई कविताओं में से एक पद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनके विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प चुनकर अपने उत्तर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। पढ़ी हुई कविताओं के आधार पर 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, कुल अंक 6 हैं। ध्यान दीजिए कि यहां भी आपको 2 कविताओं के बीच तुलनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ और मीराबाई की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। रविंद्रनाथ और मीराबाई दोनों ने अपनी रचनाओं में अपना सर्वस्व उड़ेल दिया है, परंतु दोनों में भिन्नता भी है। रविंद्रनाथ ठाकुर का ईश्वर में अगाध विश्वास, वे ईश्वर के सामर्थ्य से परिचित, सफलता के लिए कठिन परिश्रम, ना कि ईश्वर के भरोसे रहना, कभी भी प्रार्थना में मानव कमजोरियों से मुक्ति व भौतिक सुखों की मांग ना करना। दूसरी तरफ मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, उन्होंने दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति की है। वे अपने आराध्य से मनुहार करती है और मौका मिलने पर उनसे उल्हाना भी करने से नहीं हटती। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हर जगह किया है। दूसरे प्रकार का प्रश्न कविता और अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का केंद्रीय भाव एक ही है, सिद्ध कीजिए। तो यहां आप कह सकते हैं, मनुष्यता कविता में मानव के त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा व परोपकार पर बल दिया गया है। और अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में मानव व प्रकृति के बीच तालमेल, प्रकृति के अन्य जीवों से सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, प्रेम, त्याग व करुणा पर बल दिया गया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, जिसमें संचयन भाग 2 पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, कुल अंक 6 हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि तुलनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सो प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर, ध्यान से उनको समझकर, उसके बाद ही अपने उत्तर दीजिए। जैसे हरिहर काका और टोपी शुक्ला दोनों ही भरे पूरे परिवार से संबंधित होते हुए भी अकेले थे। दोनों के अकेलेपन के कारणों की समीक्षा कीजिए। हरिहर काका और टोपी शुक्ला दोनों ही भरे पूरे परिवार के थे। हरिहर काका के 4 भाई थे, उन्हें छोड़कर सभी का परिवार था। हरिहर काका के 2 विवाह हुए थे, परंतु दोनों पत्नियां लंबे समय तक ना रह सकी और वह निसंतान ही रहे। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे, उनके पास काफी जमीन थी। उनके भाइयों व भाइयों के परिवारों को हरिहर काका से कोई लगाव व सहानुभूति नहीं थी। उनकी दृष्टि केवल उनकी जमीन पर ही टिकी हुई थी। इसीलिए भरे पूरे परिवार में भी हरिहर काका अपने आप को अकेला पाते थे। दूसरी तरफ टोपी शुक्ला भी भरे पूरे परिवार में रहता था।
उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता डॉक्टर थे, वो घर भरा पूरा था, परंतु उसका मित्र बना इफ्फन। और जब भी वह अकेला होता था तो उसे कहाँ शांति और खुशी मिलती थी? इफ्फन के पास। वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए इफ्फन के पास जाता, क्योंकि वह उसका घनिष्ठ मित्र था। उसे इफ्फन की दादी से बहुत लगाव था, क्योंकि वह उसे कहानियां सुनाती थी, और उसे अपने घर की नौकरानी सीता से वह प्रेम मिला और इफ्फन से वह प्रेम मिला। जब उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसे उसकी दादी में मां दिखाई देती है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये उदाहरण है। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगती है? पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है? तो यहाँ आप कहेंगे कि बच्चों का खेल कूद में रुचि लेना माता पिता को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाएं, परंतु शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी आवश्यक है, जिससे बच्चों की खेलकूद व भाग दौड़ इसी का हिस्सा है। इससे स्वास्थ्य बना रहता है और एक नई स्फूर्ति मन मस्तिष्क को आनंदित करती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद जरूरी है। इससे नियम, समय की पाबंदी, मुश्किल परिस्थितियों में स्थिर रहना जैसे जीवन मूल्य भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपको इस खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत सोच समझकर, होशियारी से और नियत समय पर अपने उत्तरों को समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। यहाँ पर खंड ग समाप्त होता है। और तो आइए अब हम चलते हैं अपने आखिरी खंड की तरफ, जो कि है रचनात्मक लेखन। कुल 22 अंक का होगा, जिसे हमें 60 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। तो आइए इसमें देखते हैं आप कुल कितने प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है अनुच्छेद लेखन, फिर औपचारिक पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन अथवा लघु कथा लेखन। याद रहे, ईमेल लेखन अथवा लघु कथा लेखन में हमें विकल्प दिया जाएगा, तो उनमें से जो आपको आसान लगे उसी प्रश्न को चुनें। मेरा सुझाव यही है कि आप ईमेल लेखन को चुनें, क्योंकि उसका जो प्रारूप है उसके भी अंक होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अनुच्छेद लेखन की ओर, जिसमें हमें कुल 3 विकल्प दिए जाएंगे। तीनों विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प को चुनना है। तीनों विकल्पों में से जो विकल्प आपको ज्यादा आसान लगे उसी को चुनें। अनुच्छेद लेखन लिखते समय संकेत बिंदुओं के आधार पर ही अपने अनुच्छेद को लिखें। अनुच्छेद लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका आरंभ कविता की पंक्तियों या महान व्यक्तियों के कथन से करें। अनुच्छेद लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय पर टिके रहें। अनुच्छेद लेखन के विषय वस्तु में महान व्यक्तियों के जगत व जीवन संबंधी उदाहरण दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय शब्द सीमा, जो कि कुल 120 शब्दों की है, उसे अपने ध्यान में रखें। निष्कर्ष में विषय से संबंधित सूक्ति, कविता की पंक्तियों व नारे का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है औपचारिक पत्र लेखन की ओर, जिसमें हमें 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से हमें किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। औपचारिक पत्र लेखन कुल 5 अंक का है। तो आइए देखते हैं इसको लिखते समय हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पत्र के प्रारूप को ठीक से लिखें। पत्रों के प्रारूप को ठीक से लिखें और औपचारिक लहजे और अभिव्यक्ति पर टिके रहें। तर्क की एक व्यापक, स्पष्ट और तार्किक शैली पर बने रहें। औपचारिक पत्रों में पत्र लिखने का उद्देश्य पहले पैराग्राफ में जरूर स्पष्ट करें। पत्र का निष्कर्ष स्पष्ट शब्दों में दिया जाना चाहिए। विषय व दिनांक लिखना ना भूलें। यदि आपके प्रश्न पत्र में नाम और पता दिया गया है तो अपना पत्र उसी नाम और पते से शुरू करें, अन्यथा आप अपना पत्र परीक्षा भवन से ही लिखना शुरू करें। एक बार जब आप लिखना समाप्त कर लें तो व्याकरण संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए हमेशा अपना उत्तर दोबारा पढ़ें। औपचारिक पत्र लेखन के 2 उदाहरण व प्रारूप आपके साथ साझा किए गए हैं। कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ें और सीखें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है सूचना लेखन की ओर।
सूचना लेखन कुल 4 अंक का है, जिसे हमने 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। सूचना लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी सूचना एक बॉक्स यानी कि सीमा रेखा के अंदर ही होनी चाहिए। सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, इसकी जानकारी आपको आपका प्रश्न पढ़कर मिल जाएगी, तो कृपया अपना प्रश्न ध्यान से पढ़ें। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है यह लिखना बिल्कुल ना भूलें। समय और दिनांक स्पष्ट होने चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो उसी शब्द सीमा के अंदर ही अपनी सूचना को समाप्त करें। स्थान व पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद अवश्य लिखें। सूचना लेखन के 2 उदाहरण व प्रारूप आपके साथ साझा किए गए हैं, कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ें और सीखें। तो आइए अब हम चलते हैं विज्ञापन लेखन की ओर, जो कुल 3 अंक का है, जिसे हमने 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। विज्ञापन लेखन में हमें 2 विकल्प दिए जाएंगे। दोनों विकल्पों में से किसी एक विषय पर ही हमें अपना विज्ञापन लिखना है। तो विज्ञापन लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर ही बनाएं, वो अधिक प्रभावशाली दिखेगा। विज्ञापन लिखते समय हमें प्रभावशाली शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखी होनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो। विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय वस्तु की विशेषताएं व महत्व जरूर लिखने चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे पेन या पेंसिल से शेडिंग जरूर करें। हाँ, रंगों का उपयोग करने से बचें। विज्ञापन लेखन के 2 उदाहरण आपके साथ साझा किए गए हैं, कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ें और सीखें। ये अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न, जो कि है ईमेल लेखन अथवा लघु कथा लेखन। इन दोनों विषयों में से हमें किसी एक विषय पर ही अपना उत्तर लिखना है। या तो ईमेल लेखन लिखें या फिर लघु कथा लेखन लिखें। मेरा सुझाव यही है कि आप ईमेल लेखन को ही चुनें। क्यों? क्योंकि ईमेल लेखन लिखते समय इसके प्रारूप के आपको अंक मिलेंगे, तो ईमेल लेखन को ही चुनें। तो आइए देखते हैं हम ईमेल लेखन लिखते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ईमेल लेखन एक नए पृष्ठ से शुरू करें। सबसे पहले आप बॉक्स के अंदर अपनी ईमेल लिखना शुरू करें। सबसे ऊपर दिनांक और समय जरूर लिखें। दिनांक और समय लिखने के बाद अगली लाइन में आप प्रेषक यानी कि मेल भेजने वाले का पता जरूर लिखें। प्रेषक के बाद आता है हमारा प्रेषिती। प्रेषिती का अर्थ है आप किसको ये ईमेल भेजने वाले हैं, उस भेजने वाले का ईमेल पता जरूर लिखें। इसके बाद प्रतिलिपि यानी कि सीसी जरूर लिखें। प्रतिलिपि के बाद आप विषय लिखें। विषय को संक्षिप्त में लिखें। विषय लिखने के बाद अभिवादन करते हुए अपनी ईमेल शुरू करें तथा समापन करें। समापन करने के बाद अटैचमेंट या संलग्नक लिखना ना भूलें। ईमेल लेखन का प्रारूप और उदाहरण आपके साथ साझा किया गया है, कृपया ध्यान से देखें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने अथवा प्रश्न, जो कि है लघु कथा लेखन की ओर। लघु कथा लेखन कुल 5 अंक का है, जिसे हमने 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। लघु कथा लिखते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम देखते हैं। हमें दिए गए विषय से संबंधित ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का विस्तार संतुलित रूप से करना चाहिए। कहानी का आरंभ मनोरंजक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उसमें लगा रहे। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख, शिक्षा या संदेश जरूर लिखें। आशा है कि हमारे द्वारा दिए गए सुझावों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने प्रश्न पत्र को ठीक से हल करेंगे। तो प्रश्न पत्र के पूरा होने के बाद बचे हुए 15 मिनट में अपना पूरा प्रश्न पत्र अच्छी से जांच लें। यदि कोई प्रश्न छूट गया हो तो उसे पूरा कीजिए। जांच लें सभी प्रश्नों व विकल्पों की संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखी गई हो, अन्यथा आपका वह उत्तर जांचा नहीं जाएगा। प्रश्न पत्र पूरा करने के बाद जिन पृष्ठों का उपयोग नहीं किया गया है उनको कलम से काट दीजिए। आशा है कि आप हमारे दिए गए सभी सुझावों
और समय प्रबंधन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अपने प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक हल करेंगे। द इंडियन कम्युनिटी स्कूल कुवैत परिवार की ओर से आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं। हम सभी आपकी पूर्ण सफलता की मंगल कामना करते हैं। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।